हाय फ्रेंड्स, थायराइड के थर्ड सेशन में हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाना। अब इसके कारण जो है ये थायरोटॉक्सिकोसिस प्रोड्यूस कर सकता है हाइपरथायराइडिज्म होने के बाद। तो हमें कुछ एक इसके कारण याद रखना है, जो कि टॉक्सिकोसिस होने के कारण क्या क्या हैं। तो यदि अपटेक के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है कि या तो नॉर्मल या एलिवेटेड अपटेक है या नियर अब्सेंट अपटेक है। तो उसमें मेनली हम यहाँ पे ग्रेप्स है और थायराइड का एडिनोमा या टॉक्सिक मेडुलरी मल्टीपल नोडुलर ग्वाइटर या ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होता है, या इवन जो है आपका कोई पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह हो सकता है। एंड नियर अब्सेंट में फेनलिस थायराइडाइटिस की बात करते हैं, डिकॉर्वन कॉर्वन सिंड्रोम थायराइडाइटिस की बात करते हैं। एंड आइट्रोजेनिक हो सकता है, फैक्टियस हो सकता है, स्ट्रोमा ओवरी हो सकता है, एक्यूट थायराइडाइटिस हो सकता है। और अच्छा, अपटेक में रेडियो आयोडीन का जो अपटेक होता है, तो उसमें हम तीन चर्चा करेंगे। जैसे ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, ये ऊपर वाला जो डायग्राम मैं दिखा पा रहा हूँ ये ग्रेव्स डिजीज का है। डिफ्यूज होमोजेनस अपटेक दिखाया गया है। थायराइड एडिनोमा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फोकल अपटेक इन द एडिनोमा होता है विथ सप्रेस अपटेक इन द सराउंडिंग, जो कि सेकंड वाला पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा। वहीं मल्टीनोडुलर की रही बात है, इसमें मल्टीपल एरिया फोकल इंक्रीज एंड सप्रेस अपटेक होता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब प्राइमरी की रही बात है, जिसमें मेनली ग्रेप्स की बात करते हैं, और सेकेंडरी में जो है टॉक्सिक एडिनेमा या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर क्वार्टर की ही बात करेंगे। तो ग्रेप्स जो है खासकर दोनों में, और सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस देखा जाए तो जो ग्रेप्स होता है वो यंगर एज में देखने को मिलता है, और वहीं पे थोड़ा ओल्डर हो जाएगा तो आपका टॉक्सिक एडिनेमा या एमएनजी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ऑनसेट जो होता है प्राइमरी का हाइपरथायराइडिज्म और ग्वाइटर जो है एक साथ हो सकता है। वहीं पे सेकेंडरी में ग्वाइटर प्रेजेंट होता है मेनली ईयर प्रायर टू हाइपरथायराइडिज्म होने के पहले ग्वाइटर होगा, उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म होगा। दोनों का सिम्टम में खासकर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी में सी एन एस का जो है यहाँ पे आपका सी एन एस का होता है, वहीं पे सेकेंडरी में आपका सी बी एस का इन्फ्लुएंस है। वहीं पे साइन की रही बात है तो मेनली आई साइन की रही बात है, ये आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी में सेकेंडरी में जो होता है लिमिटेड आईसीएन होता है, यदि होता भी है तो ओनली लीड लैग होता है और लीड अस्पाजम वगैरह हो सकता है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं, तो ग्रेव्स डिजीज होता है एक ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे है, और यहाँ पे एंटीबॉडी देखने को मिलता है। TSH-R होता है, कुछ एच से इन एसोसिएशन है जिसका नाम याद रखना है। उस एच में आता है HLA-B8। अच्छा, HLA-B8 होता है, HLA-DR3 है, HLA-DQ-A1 है, और CTLA-4 होता है। ये एसोसिएटेड होता है ऑटो इम्यून, लाइक आपका ऑटो इम्यून जिसमें डायबिटिक होता है, एडिसन है, एंड पर्निसियस एनीमिया और मेस्सेनिया ग्रेविस। फीमेल में मोस्ट कॉमन ग्रेव्स देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा थायराइडल मैनिफेस्टेशन जैसे कि आई का, स्किन का, थायराइड एक्रोपैथी कहा जाता है, मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लिनिकली ये क्या लेके आता है, तो हाइपरथायराइडिज्म का जो भी फीचर है, जैसे हीट का, इंटॉलरेंस का होना, स्वेटिंग होना, वेट लॉस, प्रॉक्सिमल मसल का वीकनेस, ये सब हो सकता है। एडिजेनेटिक सिम्टम भी आता है, जिसमें पाल्पिटेशन, ट्रेमर, एंग्जाइटी और इमोशनल लेवल होता है, या हाइपर एक्टिव टेंडन और रिफ्लेक्स होता है। मेंस्ट्रुएशन में भी एमेनोरिया हो सकता है, या जो है इंक्रीज डिक्रीज फर्टिलिटी और इंक्रीज मिसकरेज। तो एमेनोरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छे बच्चे में क्या होता है कि ग्रोथ तो बहुत रैपिड होगा, लेकिन विथ अर्ली जो होता है बोन मेचुरेशन हो देखने को मिलता है। ओल्डर पेशेंट में जो होता है, इसमें सीबीएस के कॉम्प्लिकेशन, एट्रियल फिब्रेशन देखने को मिलता है, या हार्ट फेलर वगैरह हो सकता है। क्रेफ्ट डिजीज की क्लिनिकली रही बात है, तो यदि हम अपर पोल पे देखते हैं तो वस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से ब्रू या थ्रिल देखने को मिलता है। वहीं अप्थाल्मोपैथी की रही बात है, तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन जो होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इवन हाइलोरेनिक एसिड भी, और वो फाइब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और ये 50% में देखने को मिलता है। डर्मापैथी की रही बात है, सिमिलर इसमें भी वैसे ही होता है, और इसमें एक साइन नाम याद रखना है, प्रीटिबियल मिक्सिडोमा ऐसा होता है। एक्रो एक्रोपैथी जो होता है वो बहुत ही रेयर है। ये सब पेरियस्टियल जो है बोन का रिजर्वेशन होता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अच्छा, सीवीएस में जो होता है मोस्ट कॉमन साइनस टेकिकार्डिया होता है, एट्रियल फिब्रेशन होता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, और कार्डियक जो है डिकम्प्रेशन का साइन देखने को मिलता है, और हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन भी का साइन देखने को मिलेगा, जैसे रिबाउंड पल्सेशन। ये सब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक नाम याद रखना है आपको, मीन्स लर्मन स्कार जो होता है, ये एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो वही एंटीबॉडी जो होता है उससे हम चेक कर लेंगे, और यह RAI का स्कैन करेंगे, जिसमें डिफ्यूज अपटेक देखने को मिलेगा।
आरएआई का थेरेपी भी दे सकते हैं। तो वो किस इंडिविजुअल इसके लिए है, मॉडलिटी क्या-क्या है, तो जिसके पास कोई कॉर्बिटी है, बहुत ज़्यादा है रिस्क है सर्जरी का, या जो है हिस्ट्री है उसका प्रीवियस इरेडिएशन ऑफ द नेक का, या जो है कोई अच्छे इसमें सर्जन का भी रिक्वायरमेंट है, हाई वॉल्यूम सर्जन का रिक्वायरमेंट यदि नहीं है, तो आप जो है आरएआई ही देना पड़ेगा। और जो है किसी पेशेंट को जो होता है जो थायरॉइडल ड्रग है वो नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो फिर आपको यहाँ पे ये दे सकते हैं। अच्छा, अब ड्रग के बारे में थोड़ा बात करें। एंटी थायरॉइडल ड्रग जो होता है वो पेशेंट विद द हाई लाइक्लीहुड ऑफ द रिमिशन होता है। जैसे माइल्ड डिजीज है, स्मॉल गोइटर है, नेगेटिव है, या एंटीबॉडी कम आ रहा है, तो हम एंटी थायरॉइडल ड्रग दिया जाता है। इवन को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, जिसकी कॉमोर्बिडिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अनेबल टू फॉलो रेडिएशन नहीं कर पा रहा है, या प्रीवियस ऑपरेटेड या स्कार है, प्लेन डैमेज हो चुका है, सर्जन का एबिलिटी नहीं है, या ऑप्थल आई का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आप ये सब दे सकते हैं, एंटी थायरॉइडल ड्रग दे सकते हैं। सर्जरी की रही बात है, सर्जरी कब प्लान करते हैं, जब कोई फीमेल जो है प्रेगनेंसी लेने वाली है, प्लानिंग कर रही है लेस देन 6 मंथ में, तो वहाँ पे हम किया जा सकता है। वाटर बहुत ही बड़ा है, 80 ग्राम का बड़ा है, 80 ग्राम से भी बड़ा है, तब हम कर सकते हैं। या अपटेक जो है आरआई पे ज़्यादा कम हो रहा है, तब सर्जरी किया जा सकता है। और सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी है, नोडुल का साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, और फंक्शनिंग नहीं है, हाइपर फंक्शन है, इवन जो है सारे स्कैनिंग में इवन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, या एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे आपको सर्जरी कर सकते हैं। कम था तो मेडिसिन दिए थे। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आरएआई कब नहीं दिया जाता है, तो रेडिएशन सिंपल सी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, या लैक्टेशन है, या थायराइड कैंसर या सस्पिशियस को एग्जिस्ट दोनों कर रहा है, तो वहाँ पे कैंसर, थायराइड कैंसर का तो नहीं दे सकते हैं। मतलब वहाँ सस्पिशियस भी है और कैंसर है, तो आप क्लियर पहले समझ लो। और प्रेगनेंसी विद इन 4 से 6 मंथ में, तो वहाँ भी प्लानिंग है, तो वहाँ पे नहीं दिया जाता है। ड्रग मेडिसिन कब नहीं दे सकते हैं, जब कोई एडवर्स रिएक्शन है, सर्जरी, जब पेशेंट कॉमोर्बिडिटी है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, प्रेगनेंसी है, सर्जन आपके पास अवेलेबल उस टाइप का हाई वॉल्यूम सर्जन जो कहा जाता है वो नहीं है, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो रिकमेंड किया जाता है आपका जो है मेथिमाजोल और प्रोफाइल थायरोइड। तो अभी जो मेथिमाजोल की बात करें किया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मैक्सिमम यही देते हैं। प्रोफाइल थायरोइड की रही बात है, तो ये जो है आप दे सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, यहाँ पे प्रीफर किया जाता है। इवन पीटीयू प्रीफर किया जाता है, थायराइड एस्ट्रोम में देते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पे ड्रग पे डिस्कस करते हैं। तो ड्रग में हमारा जो है मिथमेजोल है, पीटीयू है, और कार्बिमाजोल है। तो मिथमेजोल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इवन कार्बिमाजोल भी दिया जाता है, ठीक है ना। डेली डोजिंग पे होता है, तो आप 10 मिलीग्राम जो है कार्बिमाजोल, 6 मिलीग्राम है मिथमेजोल के बराबर होता है, तो ज़्यादा मिथमेजोल लोग प्रोवाइड करते हैं। पीटीयू की रही बात है क्यों नहीं दिया जाता है, तो ये लीवर पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है, लीवर फेलियर हो जाता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 से 3 बार देना पड़ता है, तो बहुत कम ही प्रीफर करते हैं। ड्रग कितना देंगे, तो ये बॉक्स में जो है बेली ये बता रखा है कि आपका फ्री T4 का लिमिट कितना है। 1.5 तक है तो 10 मिलीग्राम तक दीजिए, 2 तक है तो 20 मिलीग्राम, 3 है तो 30, ऐसे रफली एक आप याद रख सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट का रही बात है, तो मेडिकेशन के सबसे जो अच्छे इफेक्ट देखा जाता है मेजर में, ग्रेनुलोसाइटोसिस ही आपको यहाँ पे टिक मारना है। इवन जो होता है ये टॉक्सिसिटी तो पीटीयू के लिए बताया ही, एंड भस्कुलाइटिस होता है। पीटीयू नहीं दिया जाता है, इसका कारण यही है कि फुलमिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस भी ये करता है। अच्छा, अब मैनेजमेंट की रही बात है, तो मैनेजमेंट जो होता है, हम यहाँ पे सर्जिकल डिकम्प्रेशन ही करते हैं। इसमें 1/3 में जो होता है ग्रेप्स में जो है 1/3 में आई का साइन देखने को मिलता है, एंड 5% इसमें जो है मॉडरेट टू सीवियर होते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है रिकमेंड किया जाता है, इवन आई साइन को डेवलप वगैरह करने को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक्टिव और मॉडरेट, यदि जो है सीवियर स्लाइड थ्रेटिंग है, तो जो है वहाँ पे आप रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, थायराइड एस्ट्रोम में मैंने बताया था कि पीटीयू यहाँ पे देना होता है, और ये रेयर डिसऑर्डर होता है, इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। मोटिलिटी अच्छा 8 to 25% देखने को मिलता है। ये क्लिनिकली ही डायग्नोस्ट किया जाता है। इसमें एक नाम याद रखना है, बर्च बार्टोफस्की पॉइंट स्केल जो होता है, बस ये नाम एमसीक्यू में याद रखना है कि थायराइड एस्ट्रोम में ये नाम मैंने सुना था, BWPS। अच्छा, BWPS में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो टेम्परेचर, कार्डियोवास्कुलर, और आपका जो है कि कार्डियोवास्कुलर में, उसके बाद जीआई के पोर्शन में, सीएनएस के पोर्शन में, और जो होता है प्रिसिपिटेटेड हिस्ट्री दिया जाता है।
थायराइड एस्ट्रोम में क्या-क्या देते हैं, तो मैं बताया था पीटीयू क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है न्यू हार्मोन बनाने में और T4 से 3 को कन्वर्सन दोनों में रोकता है। वही मिथिमाजोल जो होता है न्यू हार्मोन को बनाने में रोकता है। प्रोप्रानोल भी दिया जाता है क्यों? क्योंकि ये हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, ब्लॉक करता है हार्ट पे भी इसका एक्शन है एंड T4 से T3 में कन्वर्सन को भी रोकता है। अल्टरनेट में आपका स्मोलोल भी दे सकते हैं। आयोडीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडीन जो है 5 ड्रॉप ओरली 6 आवरली दिया जाता है। तो सिंपल सी ये वास्कुलरिटी को थोड़ा कम करता है और इसका यदि मैकेनिज्म एक्शन देखा जाए तो हार्मोन के सिंथेसिस पे ये या जो है कि न्यू हार्मोन है वो या जो बना हुआ है उसको दोनों को ब्लॉक करता है। अल्टरनेट इसमें लुगल सॉल्यूशन को रखा जाता है। और हाइड्रोकोर्टिसोन की रही बात है, ये प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है अगेंस्ट द एड्रेनल इनसफिशिएंसी के लिए। अच्छा, टीएनजी की रही बात है, टॉक्सिन नोडल ग्वाइटर की रही बात है, तो ये ग्वाइटर प्रेजेंट करता है प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ एलर्जी में देखने को मिलता है एंड मोस्टली इंटरनोडल टिश्यू इज ओवर एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, नोडल इनएक्टिव है लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ नोडल उसमें एक्टिव भी होते हैं। टॉक्सिक एडिनोमा रही बात है, तो इसमें एक सिंगल सा नोडल है जो कि हाइपर फंक्शनिंग है, यंग में देखने को मिलता है और TSHR जो रिसेप्टर है उसके भी जीन आप से डिटेक्ट कर सकते हैं हम। वहाँ मैनेजमेंट की रही बात है तो RAI और सर्जरी कहाँ रहता है, और इसमें जो है इप्सिलेटरल थायरॉयड का लोबेक्टोमी करते हैं, इस्थिमस को हटाते हैं थायरॉयड एडिनोमा में। अच्छा, एंटी जो है थायरॉयडल ड्रग की रही बात है, तो एडिनोमा में टॉक्सिक एडिनोमा या टॉक्सिक मल्टीनोडल क्वार्टर की रही बात है, तो यहाँ पे ये रिमिशन को इंड्यूस नहीं करता है। और यहाँ पे जो एल्डरली है, इल पेशेंट है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, तो वहाँ दे सकते हैं। और जो सर्जरी के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं है, जो पेशेंट का अपना प्रायोरिटी है, पीरी ऑपरेटिवली भी दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो है थायरोटॉक्सिकोसिस में ड्यू टू थायरोडाइटिस के कारण हुआ है, तो मेनली अब बीटा ब्लॉकर और NSAID से ही मैनेजमेंट आपको करना है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग हैं जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस करते हैं, जिसके नाम आपको याद रखना है, जिसमें इमिडोरिन है, लिथियम है, इंटरफेरोन है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है और RAI है। अच्छा, अनयूजुअल कॉज ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस की रही बात है, जिसमें कौन कौन से कर सकते हैं, जैसे स्ट्रोमा ओवरी है या TSH प्रोड्यूसिंग को एडिनोमा है, कोरियोकार्सिनोमा है, और थायरोटॉक्सिकोसिस फैक्टेसिया है, और फंक्शनल थायराइड कैंसर मेटास्टेसिस ये है, PTC यदि है तो हो सकता है। तो ये जो टेबल बेलियन लव का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये MCQ ये सब से बन सकते हैं। AGCC हम 8 की रही बात है, तो पहली बात है AGCC जो कैंसर होता है स्टेज करता है पेपिलरी को, फॉलिकुलर को, हर्तल को, पोर्ली डिफ्रेंशिएटेड को, एनाप्लास्टिक को। ये सब जो है लिम्फोमा या जो है स्ट्रोमा ओवरी, ये सब इसके अंदर नहीं आता है। तो कौन कौन सा नहीं आता है, मेडुलरी को नहीं किया जाता है, थायरॉयड लिम्फोमा है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट जो है वो है, मैलिग्नेंट स्ट्रोमा ओवरी है, ये सब में AGCC TNM नहीं करते हैं। AGCC TNM हम थोड़ा सा चलते हैं तो हम डायरेक्टली आते हैं T1 लेस देन 2 होता है, T2 2 से 4 तक जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं T3 में थोड़ा सा चेंजेज है, जो रेड में दिख रखा है आपको वो चेंजेज ये है कि इसमें क्या होता था कि इसमें चेंज T3 में आया है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा को 3A में रखा जाएगा और लिमिटेड होता है। वहीं जो होता है एक्सटेंशन यदि हुआ है, ये एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन है लेकिन स्टेप मसल ही है। स्टेप मसल में क्या क्या आता है, कौन कौन सा है, तो स्टर्नोथायरॉयड और थायरोहाइड एंड ओमोहाइड, तो ये सब मसल इन्वॉल्व है। तो T3B है। T4A और B में क्या है, तो ये जो होता है ये एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन करता है आपका सबक्यूटेनियस लैरिंक्स जितने जो है लैरिंक्स इसोफेगस ये सब इन्वॉल्व करेगा, लेकिन वेसल्स इन्वॉल्व कर लेगा कैरोटिड वेसल, तो T4B हो जाएगा। लिम्फ नोड की रही बात है, तो लिम्फ नोड में N1 में जो है 5 और 6 और 7 मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट तक आप ले लीजिए, तो आपका ये हो गया 1A है, और B जो होता है लेटरल कंपार्टमेंट, मतलब 1 2 3 4 और 5 जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे लेस देन 55 ईयर होता है तो स्टेज 1 और 2 में किया जाता है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस मेट्स यदि है तो 2, नहीं है तो 1, और मोर देन 55 ये एज जो है चेंज किया गया है, पहले 45 था अभी 55 रखा गया है, इसको 1 to 4 जो है क्लासीफाइड किया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे जो एडिशन जो आया था प्रोग्नोस्टिक स्टेजिंग में, इसमें एक चीज़ अब बहुत कॉमन होता है कि 4 आप देख पा रहे होंगे, जितने भी एनाप्लास्टिक है वो 4 आता है, जितने भी एनाप्लास्टिक है 4 है, और यदि मेड्स हो जाता है तो कोई भी NET और NEN है मेड्स है तो 4 है, 4C।
अच्छा, क्लासिफिकेशन तो बहुत ही क्लियर है। प्राइमरी सेकेंडरी में इसको डिवाइड किया जाता है। वहीं प्राइमरी को डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें डिफरेंशिएटेड में फॉलिकुलर और पेपिलरी आता है, और अनडिफरेंशिएटेड में आपका एनाप्लास्टिक है, और पैराफॉलिकुलर में मेडुलरी बनाता है, और लिम्फोइड वाले में लिम्फोमा बनाता है, और सेकेंडरी में तो मेड्स है। अच्छा, मैलिग्नेंसी का इंसिडेंस देखा जाए तो फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा है, उसका इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, 80% है। 80% मोस्ट कॉमन कुछ भी कहा जाए तो पेपिलरी थायराइड कैंसर ही है। फॉलिकुलर का 10% होता है और मेडुलरी 2.5% होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑन्कोजेनेसिस थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ऑन्कोजेनेसिस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि फॉलिकुलर सेल है और वो डिफरेंशिएट हो सकता है पेपिलरी में, वो हो सकता है फॉलिकुलर में भी, तो किस बेसिस पे? यदि रेट और ब्राक म्यूटेशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो पेपिलरी थायराइड का कैंसर का फॉर्मेशन कर सकता है, और यदि रास म्यूटेशन यदि एक्टिवेट हो जाए तो वो जो है तो जो है फॉलिकुलर में वो कन्वर्ट हो सकता है, और ये दोनों जो है अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्सन जा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो रास हमारा हुआ वो इनिशिएटर कहा जाता है, और प्रोग्नोस्टिक जो प्रोग्रेशन किया वो PP53 करता है, और फाइनली जो है अनडिफरेंशिएटेड बना सकता है। थोड़ा सा स्प्रेड की बात करें तो पीटीसी की रही बात है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, सब लोग जानता है, मोस्ट कॉमन है लिम्फेटिक। पीटीसी लिम्फेटिक लंग्स में जाता है। वहीं फॉलिकुलर हेमेटोजेनस में होता है, वो बोन होता है, पल्सेटाइल सेकेंडरी कहा जाता है। ऑस्टियोलाइटिक मेटास्टेसिस भी करते हैं। मोस्ट कॉमन वर्टिब्रा को ही इन्वॉल्व करेगा, वर्टिब्रा, देन फ्लैट बेन, देन पेल्विक बोन और स्कल। मेडुलरी जो होता है लीवर में जाता है, एटीसी जो है लंग्स में जाता है। तो हमको याद रखना है पीटीसी जो होता है लंग्स का लिम्फेटिक्स होते हैं, और फॉलिकुलर हेमेटोजेनस जाता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी की रही बात है तो ट्रीटमेंट में हम सर्जरी भी करते हैं, आरएआई देते हैं, टीएसएच देते हैं, फॉलो भी करते हैं, थायरोग्लोबिन, एंटी टीजीसी और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। तो जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है वो हम अगले जो है थायराइड के जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।